नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास मौत के मुंह में। दोस्तों, इस उपन्यास का पूरा मज़ा लेने के लिए इस उपन्यास का पहला भाग डार से पिछड़ा ज़रूर देखें, जो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अब आगे। बृहस्पतिवार 10 फरवरी, असगांव, मुंबई, काठमांडू, दपोली। बृहस्पतिवार सुबह के अखबार में विमल ने अपने ही कारनामे की खबर मुख्य पृष्ठ पर छपी देखी। बॉम्बे डॉक्टर ब्रूटली बीटन बाय अननोन असेलेंट्स, महाबलेश्वर, 9 फरवरी। कल एक स्थानीय होटल में तब सनसनी फैल गई, जबकि होटल के एक कमरे में ठहरे बम्बई से आए डॉक्टर VR कुलकर्णी को ऐसी शत विशत हालत में पाया गया कि होटल स्टाफ द्वारा अगर उन्हें तत्काल अस्पताल न पहुंचाया जाता तो संभवतः उनके प्राण न बचते। डॉक्टर कुलकर्णी तफरीहन महाबलेश्वर आए हुए थे और कल उन्होंने अपने कमरे के बाहर प्लीज डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड टांगा हुआ था, जिसकी वजह से कोई वेटर वगैरह उनके बुलाए बिना उनके कमरे में नहीं गया था। इसी वजह से ये भी कहना मुहाल था कि वो कातिलाना हमला डॉक्टर कुलकर्णी पर किस वक्त हुआ था और वो कब से अपने कमरे में मरणासन अवस्था में पड़े थे। उन पर वो हमला क्यों हुआ, इस बाबत बयान देने में डॉक्टर कुलकर्णी अभी असमर्थ हैं। इस संवाददाता को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कल वारदात के वक्त के आसपास डॉक्टर कुलकर्णी के साथ एक युवती थी, जो कि कोई स्थानीय कॉल गर्ल थी। जब से डॉक्टर कुलकर्णी होटल में थे, तब से वो युवती उनके पास आती रहती थी। ऐसा समझा जाता है कि डॉक्टर कुलकर्णी को लूटने की नीयत से उसी युवती ने उन पर हमला करवाया था। डॉक्टर कुलकर्णी के किसी माली नुकसान के बारे में अभी कोई रपट उपलब्ध नहीं है। पुलिस को बड़ी सरगर्मी से उस युवती की तलाश है, जो बाकी रोज तो होटल में आती जाती देखी जाती रही थी, लेकिन वारदात वाले रोज वो होटल में पहुंचती तो देखी गई थी, लेकिन वहां से निकलकर जाती नहीं देखी गई थी। कहना न होगा कि वहां से खिसकने का जो रूट उस युवती ने अख्तियार किया था, वही हमलावरों ने भी अपनी आवाजाही के लिए अख्तियार किया था। डॉक्टर कुलकर्णी की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, अलबत्ता वो अभी बयान देने में असमर्थ हैं। स्थानीय पुलिस का कहना है कि उस पर्वतीय पर्यटन स्थल पर किसी पर्यटक के साथ ऐसी वारदात पहली बार हुई है। डॉक्टर कुलकर्णी बम्बई में दादर के रहने वाले हैं और बड़े धर्मपरायण व्यक्ति हैं। धर्म कार्यों में उनकी रुचि का यही पर्याप्त प्रमाण है कि वो बम्बई के चिंचपोकली के नाम से जाने जाने वाले इलाके में एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली फ्री डिस्पेंसरी में नौकरी करते हैं। विमल ने अखबार एक और फेंक दिया। तभी ऑफिस जाने को तैयार बापट उसके करीब पहुंचा। शिंदे तो आया नहीं। उस पर निगाह पड़ते ही विमल के मुंह से अपने आप निकल गया, कल पूना में ही कहीं अटक गया होगा। बापट आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला, आज जरूर आ जाएगा। ना आया तो आ जाएगा, देख लेना, बड़ी हद 10 बजे तक वो यहाँ होगा। बारबोसा कल शाम तक दपोली में पहुंच जाएगा। बारबोसा? ये कौन हुआ? हमारा कॉन्ट्रैक्ट किलर, बापट धीरे से बोला, जिसने मोगे की 5 लाख की पेटी उठाई है। ओह, गोवानी है? हाँ, लेकिन रहता बम्बई में है। मैं कल तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। खामखा? विमल फौरन ऐतराज भरे स्वर में बोला, मैंने तो सोचा था कि तुम खुद ही उससे मिलना चाहोगे। नहीं नहीं, मैंने क्या करना है उससे मिलकर, मेरा उससे क्या लेना देना है। वैसे भी मैं नए नए लोगों से नहीं मिलता। यानी कि मैंने गलत सोचा था। खैर, लेकिन मोगे की बाबत उसको कुछ बोलना तो होगा। वो हमारी कामयाबी से बात की बात है। अभी तो हमारी सारी स्कीम ही खटाई में पड़ी हुई है। सर, शिंदे आ जाएगा। ठीक है, विमल झुंझुलाए स्वर में बोला, कामयाब हो जाएंगे तो वापसी का रूट दपोली से ही होगा। बढ़िया, वो रात को ही मोगे को उसके घर से उठा लेगा और खल्लास करके लाश गायब कर देगा। यानी कि तुम्हें ऐसी कोई तरकीब नहीं सूझी जिससे कि मोगे की जान न जाए? नहीं। वो एक कदम और करीब आया और दबे स्वर में बोला, सच बोलूं? क्या? मैंने तो इस बारे में सोचा तक नहीं। तरकीब कहाँ से सूझनी थी? ओह, मैं चलता हूँ अपनी ड्यूटी पर। विमल ने सहमति में सिर हिला दिया। 7:45 बजे डोंगरे कावस बिल्मोरिया के स्वीट में पहुंचा। बुरी खबर है, वो बोला, गजरे साहब तो इस वक्त अभी घनघोर नींद में होंगे।
मेरी तो मजाल हो नहीं रही उन्हें जगाने की, लेकिन खबर उन तक फौरन न पहुंची तो भी वो बहुत खफा होंगे। अब आप ही मुझे इस सांप सचुंदर जैसी हालत से निकाल सकते हैं बिलमोरिया साहब। खबर क्या है? बिलमोरिया सशंक भाव से बोला। डोंगरे ने बताया। ओह, बिलमोरिया बोला। वो कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला, आओ। डोंगरे बड़े कृतज्ञ भाव से बिलमोरिया के साथ हो लिया। फिर खुद बिलमोरिया ने ही चौथी मंजिल पर जाकर गजरे को सोते से जगाया। क्या आफत आ गई? वो भुनभुनाया। बता भाई, बिलमोरिया बोला। बॉस, डोंगरे बोला, अभी अभी बीबीसी पर खबर आई है कि कल नेपाल में धूली खेल में जो बम विस्फोट हुआ था वो एक बस में हुआ था, जिसकी कि ड्राइवर कंडक्टर समेत तमाम सवारियां मारी गई हैं। यानी कि, गजरे बोला, इकबाल सिंह उस बस में सवार था? नहीं। नहीं? तो फिर कल शाम को वो नेपाली छोकरा फोन पर कैसे कहता था कि कल 3:15 बजे बम ब्लास्ट में इकबाल सिंह बमे अपनी बीवी लवलीन मारा गया था? वो तो बाकी के 40 लाख रुपए लेने आज बम्बई पहुंचने वाला है। वो गलत कहता था। उसे ऐसी गलती क्यों कर लगी ये मुझे नहीं मालूम। लगता है जैसे वो इकबाल सिंह की मौत की उम्मीद कर रहा था, वैसे उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन हालात ने जो करवट बदली उससे वो बेखबर था। अरे, क्या करवट बदली? ठीक से बता। बीबीसी की खबर के मुताबिक बम एक चॉकलेट के डिब्बे में था, जो कि श्रेष्ठ ने इकबाल सिंह के उस बंगले की हाउसकीपर को, जिसमें कि वो धूली खेल में ठहरा हुआ था, काठमांडू में दिया था। हाउसकीपर मयूरी 2 बजे के थोड़ी देर बाद धूली खेल के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन रास्ते में भगतपुर के पास उसकी कार बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से अपना बाकी का सफर उसने बस से किया था। ये, बिलमोरिया बोला, ये कहना चाह रहा है कि जो बम 3:15 बजे इकबाल सिंह के बंगले में उसके सिरहाने फटना था, वो हाउसकीपर की कार बिगड़ जाने की वजह से रास्ते में ही फट गया था। यानी कि इकबाल सिंह बच गया? गजरे बोला। हाँ, डोंगरे बोला। फिर क्या आफत आ गई? एक बार बच गया तो वो छोकरा दूसरी बार? अब कोई दूसरी बार नहीं आने वाली। क्यों? खबर है कि विस्फोट के 2 घंटे बाद ही वो बंगला पूरी तरह से खाली हो गया था। यानी कि इकबाल सिंह कहीं खिसक गया? जी हाँ, कोई बड़ी बात नहीं कि अब वो नेपाल में ही ना हो। अब प्रॉब्लम क्या है? गजरे बेसब्रेपन से बोला। प्रॉब्लम ये है कि उस विस्फोट में जो 34 लोग मरे हैं, उनमें से 21 ब्रिटिश नागरिक थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार बहुत हो हल्ला मचा रही है। उस वारदात के लिए उनका कहना है कि ब्रिटिश नागरिकों का ही संहार करने के लिए वो वारदात की गई थी। यानी कि वारदात में किसी नेपाली टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है, जो कि नेपाल के ब्रिटेन के साथ किसी गठजोड़ के खिलाफ है। ब्रिटिश सरकार ने मांग की है कि जल्द से जल्द उस वारदात के लिए जिम्मेदार आदमी को या आदमियों को गिरफ्तार किया जाए। नेपाल के इतिहास में ये इस तरह की पहली वारदात है और सरकार के ऐसे हाथ पांव फूले हुए हैं कि उन्होंने भारत सरकार से मदद की मांग की है। बीबीसी की खबरों में कहा गया है कि यहाँ से सीबीआई की जासूसों की एक टीम शाम तक काठमांडू पहुँचने वाली है। तो ये कि उस लड़के हरिहर श्रेष्ठ का पकड़ा जाना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि टीवी पर उसकी सूरत तक दिखाई गई है। सूरत दिखाई गई है? वो कैसे? हाउसकीपर की कार के ड्राइवर ने उसकी सूरत को बड़ी बारीकी से बयान किया था। उसकी मदद से पुलिस के एक आर्टिस्ट ने उसका एक स्केच तैयार किया है, जो कि टीवी पर खबरों के साथ दिखाया गया है और जो तमाम का तमाम नहीं तो 90% तो शर्तिया श्रेष्ठ मिलता है। बॉस, आज दोपहर की फ्लाइट से वो बम्बई आने वाला है। वो यकीनन एयरपोर्ट पर ही पकड़ा जाएगा। इस वारदात की वजह से जैसा दबाव नेपाल सरकार पर है, उसकी रूह में उसका हमारी बाबत भी सब कुछ बक लेना महज वक्त की बात होगा। क्या? गजरे हड़बड़ाया। अगर उसने ये कहा कि उसने 50 लाख की पेटी उठाकर कंपनी के बादशाह व्यासशंकर गजरे के कहने पर इकबाल सिंह का कत्ल करने की कोशिश की थी, तो डोंगरे जानबूझकर चुप हो गया। नहीं नहीं, गजरे बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों बिलमोरिया? हरगिज नहीं होना चाहिए, बिलमोरिया बोला। उसे खल्लास कर, पकड़े जाने से पहले खल्लास कर। डोंगरे ने बेचैनी से पहलू बदला। क्या वांदा है? तूने तो अपने आदमी उसके पीछे लगाए थे। जी हाँ, इंदौरी और शेल के, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। तो किसी और को काठमांडू भेज, फौरन 10:30 बजे काठमांडू के लिए
रॉयल नेपाल एयरलाइंस की फ्लाइट है, किसी भी तरह उसकी टिकट हासिल कर। डोंगरी ने सहमति में सिर हिलाया। जो खबर बीबीसी में आ गई है वो वहाँ के लोकल अखबारों में भी जरूर छपी होगी, यानी कि अब तक वो छोकरा भी चेत चुका होगा। अब वो त्रिभुवन एयरपोर्ट का रुख करने की हिमाकत हरगिज नहीं करेगा। लेकिन नेपाल जैसी छोटी जगह पर पुलिस की व्यापक तलाश से क्या वो बचा रह पाएगा? समझदार होगा तो बचा रह पाएगा, और बचने के लिए उसकी कोशिश फौरन नेपाल से निकल जाने की ही होगी। सड़क या हवाई जहाज के रास्ते अब उसका बच निकलना मुमकिन न होगा। वो अपने आप को स्मगलर बताता था। इंडिया और नेपाल के पास टिम्बर ट्रेल के नाम से जाना जाने वाला एक खुफिया रूट है जिसे हर स्मगलर जानता है। इतना जानता है कि स्मगलरों में वो रूट कहलाता ही स्मगलर रूट है। वो नारायणी की सोमेश्वर हिल्स से होकर गुजरता है और रक्सौल और भिकनाथोरी के बीच बिहार में आकर निकलता है। तेरे को मालूम? डोंगरी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर क्या वांदा है? तो उस रूट के इंडिया और नेपाल वाले दोनों सिरों की निगरानी का इंतजाम कर। वो छोकरा अगर पहले ही पकड़ा न गया तो टिम्बर ट्रेल के दोनों सिरों पर जरूर नमूदार होगा। समझ गया? जी हाँ, बढ़िया। अब जाके हाथ पांव हिला और मुझे सोने दे। बाकी जो मशवरा करना हो वो जाकर बिलमोरिया से कर। डोंगरी सहमति में सिर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। एक बात याद रखना, गजरे चेतावनी भरे स्वर में बोला, मुझे ये खबर लाकर देने से कि वो छोकरा गिरफ्तार हो गया है तेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाएगी। वो गिरफ्तार भी हो गया तो भी उसको खल्लास किया जाना है, वो पुलिस की गिरफ्त में हो या मिलिट्री की गिरफ्त में। समझ गया? लेकिन ऐसा कैसे होगा? सोच। लेकिन डोंगरे, कभी दंडवते ने बखिया साहब से नहीं पूछा था कि कौन सा काम कैसे होगा? क्या मैं करता हूँ कुछ सब कुछ। भारी कदमों से बिलमोरिया के साथ डोंगरे वहां से रुखसत हुआ। 8 बजे के करीब हरिहर श्रेष्ठ अपने होटल के कमरे में सोकर उठा। वो एक निहायत घटिया होटल था जिसमें उसने महीना किराए पर कमरा लिया हुआ था। घड़ी पर निगाह पड़ते ही वो हड़बड़ाया। देवा, 8 बज गए, उसे जल्दी उठना चाहिए था। अब उसने फटाफट तैयारी न की तो उसकी फ्लाइट मिस हो सकती थी। वेटर बंद दरवाजे के नीचे से अखबार सरका गया था, लेकिन उसने उसकी तरफ तवज्जो न दी। वो आनन फानन नित्य क्रम से निर्वित हुआ और कपड़े पहनकर तैयार हुआ। आखिर में उसने वो सूटकेस संभाला जिसमें उसकी फौरी जरूरत का कुछ सामान और 10 लाख रुपए के नोट थे। वो जानता था कि वो रकम होटल में सेफ नहीं थी, इसलिए उसका इरादा उसे एयरपोर्ट एक लॉकर के हवाले करके जाने का था। उस रकम के साथ बंबई से लौटते वक्त भी उसने ये सावधानी बरती थी कि उसे बॉर्डर पर कस्टम की चौकी से न गुजरना पड़े। इसके लिए वो बेतिया तक एक नई चली प्राइवेट एयरलाइंस की फ्लाइट से गया था और फिर आगे टैक्सी करके नरकटियागंज इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब तक पहुंचा था। वहां बॉर्डर से शुरू होने वाली टिम्बर ट्रेल के वो चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो निर्विरोध भाटा तक पहुंचा था, जहां से टैक्सी करके हितोरा होता हुआ वो काठमांडू पहुंच गया था। उसने दरवाजे के पास पड़ा नेपाली दैनिक गोरखा पत्र उठाया और उसे गोल करके अपने कोट की बाहरी जेब में डाल लिया। फिर सूटकेस संभाले वो वहां से निकला और एक टैक्सी पर सवार होकर त्रिभुवन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। टैक्सी सड़क पर दौड़ने लगी। श्रेष्ठ टैक्सी की पिछली सीट पर ऊँघता सा बैठा 40 लाख रुपए की उस रकम के सपने देखने लगा जो कि उसे शाम तक ही मिल जानी थी। बढ़िया बढ़िया। अपनी करतूत पर उसे कतई कोई अफसोस नहीं था। उसे मयूरी की मौत तक का अफसोस नहीं था, इकबाल सिंह को मारने के लिए जिसे उसने अपना मोहरा बनाया था। गेहूं के साथ घुन पिसता ही है, उसने लापरवाही से सोचा। फिर उसे अपनी जेब में पड़े अखबार का ख्याल आया। उसने अखबार निकाला और उसे खोलकर सीधा किया। मुख्य पृष्ठ पर निगाह पड़ते ही उसके छक्के छूट गए। अखबार उसके हाथ से छूटता छूटता बचा। मुख्य पृष्ठ पर से खुद उसकी तस्वीर उसकी तरफ झांक रही थी। उसने जल्दी जल्दी तस्वीर के साथ छपी खबर पढ़नी शुरू की। ज्यों-ज्यों वो खबर पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। आखिर में जब उसने अखबार बंद किया तो वो पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका मिशन फेल हो गया था और उसे खबर ही नहीं थी। कल वो रेडियो समाचार ही पूरा सुन लेता तो देवा। और अब वो एयरपोर्ट जा रहा था, चूहे की तरह पिंजरे में फंसने। देवा देवा। उसने खिड़की से बाहर ये जायजा लेने के लिए निगाह डाली
कि एयरपोर्ट के रास्ते पर वो कहाँ तक पहुंचा था, तो रास्ता उसकी पहचान में न आया। ये तो फिर एकाएक उसे सूझा, एयरपोर्ट का रास्ता नहीं था। किधर जा रहा है? वो कर्कश स्वर में ड्राइवर से नेपाली में बोला। ड्राइवर ने जवाब देने की जगह टैक्सी की रफ्तार तेज कर दी। तो ये माजरा था। उसने अपनी पतलून का दाया पहुंचा ऊपर करके वहां जुराब के भीतर हाथ डाला तो उसके हाथ में एक पतले हैंडल वाला बर्फ काटने में इस्तेमाल होने वाला लंबा सुआ आ गया। उसने सुए को मुठ से थामा और ड्राइवर की खोपड़ी के पीछे उसकी गुद्दी में लगाता हुआ बोला, मेरे हाथ में सुआ है जो अभी तेरी खोपड़ी में घुसकर तेरे दिमाग को भेद रहा होगा। तुझे पता भी नहीं लगेगा कि तुम मरा पड़ा होगा। एक्सीडेंट हो जाएगा। ड्राइवर आतंकित भाव से बोला, हम दोनों मर जाएंगे। तू एक्सीडेंट होने से कहीं पहले मर जाएगा। जल्दी फैसला कर। क्या करूं? टैक्सी रोक। उसने तत्काल टैक्सी को एक स्थान पर रोका। कहाँ जा रहा था? श्रेष्ठ बोला, पुलिस हेडक्वार्टर। मुझे पहचान गया था? हाँ। अब क्या करेगा? अब मैं क्या करूँगा? अब तो जो करना है तुम करोगे। ठीक, मीटर देख। ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर मीटर पर निगाह डाला ही थी कि तभी श्रेष्ठ ने वो सुआ उसके कान में मुठ तक घोंप दिया। ड्राइवर के मुंह से कराबिना निकली कि उसके प्राण निकल गए। श्रेष्ठ कार से बाहर निकला और उसे स्टीयरिंग के पीछे से परे धकेलता हुआ आगे कार में सवार हो गया। ड्राइवर की नाक से खून की एक पतली सी धार बहने लगी थी। श्रेष्ठ ने अपना रुमाल निकालकर उसके दो सिरे ड्राइवर के दोनों नथुनों में ठूस दिए। फिर उसने कार को आगे बढ़ाया और उसे एक सुनसान राह पर ले आया। वहां उसने ड्राइवर की वर्दी उतारकर खुद पहन ली और उसकी पीक कैप अपने सिर पर रख ली। फिर उसने ड्राइवर की लाश को घसीटकर टैक्सी में से निकाला और उसे करीबी झाड़ियों में फेंक दिया। वो टैक्सी में सवार हुआ और उसने उसे वापस एयरपोर्ट से विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। अब उसके सामने हितौरा भाटा तक का लंबा सफर था। उस रास्ते पर हितौरा से आगे चौरी घाटी तक तो सड़क बढ़िया थी, लेकिन आगे भाटा तक उसे पगडंडियों जैसी सड़कों से गुजरना था। यानी कि तब का चला वो शाम तक भी टिम्बर ट्रेल के दहाने पर पहुंच जाता तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता। अभी तो उस लंबे विकट और अब गिरफ्तारी के खतरे से घिरे सफर की महज शुरुआत थी। सुबह के विघन के बाद गजरी जब तक दोबारा सोकर उठा तब तक 11 बज चुके थे। किचन में ब्रेकफास्ट के लिए फ़ोन करके वो टॉयलेट में दाखिल हो गया। जब तक वो वहां से निकला तब तक उसका पसंदीदा ब्रेकफास्ट उसके बेडरूम में पहुंच चुका था। उसने इत्मीनान से ब्रेकफास्ट किया। वस्तुतः उसका आवास मालाबार हिल पर स्थित 13 नंबर कोठी थी, लेकिन परसों सोहल से मिली धमकी के बाद से उसने कुछ दिन कोठी में न रहने का फैसला कर लिया था। अलबत्ता उसकी खूबसूरत बीवी की ये अपनी मर्जी थी कि वो होटल में उसके साथ रहती या पीछे कोठी में अकेली रहती थी। फिलहाल उसने कोठी में रहने को ही तरजीह दी थी। ब्रेकफास्ट से निपटकर उसने ड्रेसिंग गाउन उतार फेंका और उसकी जगह कीमती सूट निकालकर पहना। वार्डरोब से सूट निकालते समय उसकी निगाह स्वयं ही उस काले कोट की तरफ उठ गई जिसे वो परसों रात ब्लू हेवन होटल में हुई नेताजी के पोते के जन्मदिन की पार्टी में पहनकर गया था और जिस पर से कीमती हीरे से जड़ा एक बटन सोहल ने उखाड़ लिया था। कमीना, कुत्ता, कैसी पतली हालत कर गया था वो उस रोज उसकी। सोहल की 7 पुश्तों की मौत की कामना करता वो अपने स्वीट के विशाल ऑफिस नुमा कक्ष में पहुंचा। वहां बाहरले ऑफिस में उसकी खूबसूरत नौजवान सेक्रेटरी बैठी हुई थी, जो उस पर निगाह पड़ते ही स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह उछलकर खड़ी हुई। गुड मॉर्निंग सर, घंटी सी खनखनाती आवाज में वो बोली। गुड मॉर्निंग। मेंढक टरटराया और उसके करीब पहुंचा। गुड मॉर्निंग, कैसी है? बिल्कुल ठीक, सेक्रेटरी यूं बोली जैसे कैसी है पूछे जाने से वो धन्य धन्य हो गई हो। ठीक ही रहना चाहिए। युवती ने आगे बढ़कर गजरे के लिए उसके ऑफिस का दरवाजा खोला। गजरे भीतर दाखिल हुआ तो उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। जरा एक सिगार पी लूं, वो बड़बड़ाया। फिर मॉर्निंग गुड करता हूँ। वो विशाल टेबल के पीछे पहुंचा और चमड़ा मड़ी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठ गया। उस ऑफिस में बैठकर उसने न कभी कोई काम किया था और न कभी कोई काम करना होता था। वो वहाँ सज धज कर महज इसलिए बैठता था क्योंकि वो बखिया का ऑफिस था। बखिया वहाँ बैठता था, इसलिए वहाँ बैठकर वो अपने आप को बखिया महसूस करता था और यूं उसे ताकत का एहसास होता था।
उसने कीमती हवाना सिगारों का लकड़ी का डिब्बा अपने सामने घसीटा और उसे खोला। ढक्कन उठाकर उसने सिगार उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो हाथ रास्ते में ही ठिठक गया। वो भौचक्का सा डिब्बे में सिगारों के ऊपर पड़ी वो चीज देखने लगा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था, जो वहां नहीं हो सकती थी। वो चीज एक खुला हुआ निरोध था। किसकी किसकी मजाल हुई उसके साथ ऐसा घिनौना मजाक करने की। फिर उसने महसूस किया कि निरोध के भीतर भी कुछ था। क्या था? एक कागज का पुर्जा था और वो बटन था जो परसों रात सोहल उसके कोट पर से उखाड़ के ले गया था। उसने यूं निरोध को उठाकर उल्टा, जैसे उसकी तरफ झांकने से भी उसे मितली आ रही हो। बटन बाहर मेज पर आ गिरा। वही बटन था, यकीनन। कागज का पुर्जा झटकने से बाहर न निकला, उसे उंगली डालकर बाहर निकालना पड़ा। उसने पुर्जे को खोला और जल्दी जल्दी उस पर लिखी इबारत पढ़ी। लिखा था, बखिया के गद्दी नशीन बड़े पाप, तेरे सिगार के डिब्बे में तेरे कोट की बटन की जगह बम भी हो सकता था, जो कि तेरा डिब्बा खोलते ही फट सकता था और तू जहन्नुम रसीद हो सकता था। परसों होटल में मैंने तुझे जो ऑफर दी थी, यूं मैंने उस पर फिर से गौर करने का एक मौका तुझे और दिया है। तेरे बुरे अंजाम से, कंपनी के बुरे अंजाम से तुझे खबरदार करने के लिए ये तुझे मेरी पहली वार्निंग है। सोहल। गजरे का चेहरा कानों तक लाल हो गया। फिर जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ गया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और मेज मीटने लगा। बाहरले कमरे में बैठी उसकी सेक्रेटरी दौड़ी दौड़ी उसके ऑफिस में पहुंची। फोन, गजरी दहाड़ा, फोन लगा। दोपहर से थोड़ा पहले जेनिस फिर दपोली में अपनी सहेली की सोबत में थी। उस रोज की हाईलाइट में विमल का वो व्यवहार भी शामिल था जो कि पिछली शाम को कोठी की तन्हाई में उसने जेनिस के साथ किया था। अच्छा, शिल्पा नकली हमदर्दी दिखाती हुई बोली। इतनी बेइज्जती की कमीने ने तेरी। बेइज्जती? जेनिस बोली। उसने तो धो के रख दिया मुझे। मेरी जान, अब तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है और उसने जो कुछ किया अपनी खामी, अपनी कमतरी छुपाने के लिए किया। उसने एक और बात से भी मुझे बहुत डराया। कहने लगा कि जो कुछ मैं जानती थी उसका जिक्र किसी और के आगे करने का मतलब था कि मैं बहुत जल्द विधवा होना चाहती थी। हाय राम, ऐसा कहा उसने? शिल्पा, मैंने इन बातों का जिक्र तेरे से करके कोई गलती तो नहीं की? पागल हुई है? मैं और तू क्या कोई दो हैं? जब हमारा तन मन सब एक है तो मेरे से तो कोई बात करना अपने आप से बात करने जैसा है। तू आगे किसी से बात तो नहीं करती? लो, मैं आगे किससे बात करूंगी? नहीं करती ना? अरे नहीं करती, कसम उठवा ले। हाँ, खा मेरी कसम, तेरी कसम, तेरी जान की कसम, तेरे गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठों की कसम। शिल्पा उसका एक एक अंग छूती हुई बोली। तेरे सेब जैसे गालों की कसम, तेरी सुराही जैसी गर्दन की कसम। बस कर, बस कर। क्या बस कर, बस कर? अभी मैंने किया क्या है? मैं तुझे कॉल की एक बात और बताती हूँ। बता, जल्दी बता। उसका पूरा नाम अरविंद कौर है। वो दिल्ली की गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में बतौर अकाउंटेंट मुलाजिम है। अपनी कंपनी के आइडेंटिटी कार्ड पर उसकी जो तस्वीर है वो दाढ़ी मूछ के बिना है, जिसकी वजह से मुझे और भी लगता है कि उसकी दाढ़ी नकली है, जबकि वो ये बात नहीं मानता। उसके पास अरविंद कौर के नाम का जो दिल्ली से जारी हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें भी उसकी तस्वीर दाढ़ी मूछ के बिना है। उसके पास एक और ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि बड़ौदा का बना हुआ है। उस लाइसेंस पर लाइसेंसधारी का नाम PN घड़ीवाला लिखा है। लेकिन अब जेनिस की स्वर में भारी सस्पेंस का पुट आ गया। उस पर लाइसेंसधारी की जो तस्वीर है उसकी सूरत ऐन वही है जो कि कॉल की क्लीन शेव थोबड़ी की है। शिल्पा हैरानी से जेनिस का मुंह देखने लगी। इतनी सारी बातें तूने कैसे जानी? अभी और सुन, जेनिस बोली। उसके पास एक भरी हुई रिवॉल्वर है और इतना नगद रुपया है जितना मैंने एक मुश्त अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा। कैसे जाना मेरी जान? जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कल रात को 3 बजे खास इस काम के लिए उठ के मैंने उसका सामान टटोला था। हाय राम, तूने ऐसा किया? तेरी ही तो सलाह थी ये। तूने ही तो कल मुझे कहा था कि मैं चोरी से उसका निजी सामान टटोलूं। भूल भी गई? नहीं, भूली तो नहीं। मैंने बहुत जोखिम का काम किया कल। अगर उसे खबर लग जाती तो जानती है मेरा क्या होता? क्या होता? वो वहीं मेरी गर्दन मरोड़ देता, जरा लिहाज न करता। अच्छा हुआ ऐसा कुछ न हुआ।
तेरे जीसस ने तेरी रक्षा की। कोई नोट्स वगैरह बरामद हुए स्कीम की बाबत? ना, लेकिन एक बात और पता चली। क्या? कल शाम जब वो लौटा था तो अपने साथ एक बड़ा सा बैग लाया था। वो बैग रात को मुझे उसके बेडरूम में कहीं दिखाई नहीं दिया था। शिल्पा, जानती है आखिरकार वो मुझे कहाँ मिला? कहाँ मिला? डॉली की खिलौनों वाली अलमारी में। कमीना मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरे घर को तो यूज कर ही रहा था, अब उसने डॉली को भी न छोड़ा। था क्या उस बैग में? हथियार, गोला बारूद। ओ नो, एक मशीन गन, 4 उसकी मैगजीन, 4 रिवॉल्वरें, उनकी गोलियां, 6 हैंड ग्रेनेड, 6 धुएं के बम और पता नहीं क्या क्या। हे भगवान! अब सवाल ये पैदा होता है कि असल में ये आदमी कौन है। अब सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलने वाला कि वो कोई बड़ा गैंगस्टर है। शिल्पा, मुझे तो राई की ओट में पहाड़ का अंदेशा हो रहा है। वो जरूर कोई बहुत ही बड़ी हस्ती है क्राइम की दुनिया की, वरना ऐसे असले तक उसकी पहुंच ना होती, वरना मेरा हस्बैंड और शिंदे उसके सामने बौने ना दिखाई देते। शिल्पा, मुझे बहुत दहशत हो रही है। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं चुपचाप उसकी खबर पुलिस को कर दूं। अरे नहीं, ऐसा ना करना। वो असला, वो गैर कानूनी हथियार अगर हमारे घर में पकड़े गए तो जानती है क्या होगा? क्या होगा? हम सब जेल में होंगे। लेकिन ऐसे खामखा कैसे पकड़ा जाएगा सब कुछ? तकदीर खराब हो तो कुछ भी हो जाता है। क्या पता वो शख्स टेररिस्ट हो और पुलिस को वैसे ही उसकी तलाश हो। क्या पता वो कहीं पहचान लिया जाए और पुलिस वैसे ही उसके पीछे लगी लगी हमारे घर पहुंच जाए। तब क्या होगा? वो जरूर सबको मार गिराएगा। ऐसा करने की ताकत और हौसला तो है उसमें, लेकिन तब हमारा क्या होगा? क्या होगा? तब या तो वो ही हमें मार गिराएगा और या हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस पकड़ के ले जाएगी एक खतरनाक टेररिस्ट को पनाह देने के अपराध में। शिल्पा, वो गोला बारूद देखने के बाद से ही मेरा दिल यही गवाही दे रहा है कि हमें उसकी खबर पुलिस को कर देनी चाहिए। क्या पता उसकी गिरफ्तारी पर लाखों का इनाम हो जो कि हमें मिल जाए। अरे मेरी जान, लाखों की क्या बिसात है करोड़ों के दाव के सामने। करोड़ों की बात कहाँ से आई? शिल्पा ने तत्काल अपने होंठ काटे। मेरा मतलब है, उसने बात संवारने की कोशिश की। जैसी ये लोग तैयारी कर रहे हैं वो किसी चिड़िया के चुग्गे के लिए थोड़ी ही होगी। लेकिन करोड़ों, एक डिस्टिलरी के अकाउंट ऑफिस में करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे? जो भी है, जिस रकम पर तेरे हस्बैंड की निगाह है वो उस इनाम की रकम से तो कहीं बड़ी होगी जो तू समझती है कि कॉल की गिरफ्तारी पर लगा होगा। तुम लोग इतनी ऐश और इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हो। किसी छोटी मोटी रकम के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क लेता है जितना बड़ा कि तेरा हस्बैंड लेने जा रहा है? जैनिस से जवाब देते न बना। फिर तू उसे गिरफ्तार कराना ही चाहती है तो शुक्रवार के बाद ये कदम उठा लेना। कम से कम पहले ये तो सामने आ जाए कि कल क्या होता है, कुछ होता भी है या नहीं। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। कोई देर बेर नहीं होती। स्कीम को मझदार में लटका छोड़कर वो कहीं नहीं खिसक जाने वाला। और फिर तेरा ये ख्याल ही तो है कि वो कोई खतरनाक टेररिस्ट है। मुझे तो लगता है कि तू महज इसलिए उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसे किसी गंभीर संकट में घिरा देखना चाहती है, क्योंकि उसने तुझे कोई भाव नहीं दिया। न सिर्फ भाव नहीं दिया, जब तूने पहल करने की कोशिश की तो उसने तुझे डांट दिया, दुत्कार दिया, जलील कर दिया। सन ऑफ बिच, जैनिस दांत पीसती हुई बोली। लाउची सन ऑफ बिच। जैनिस, तेरे मन में उसके लिए बदले की भावना घर कर गई है जो कि तुझे उसके किसी अनिष्ट के लिए प्रेरित करती है। मेरी गुलाबदानी, ये खतरनाक ख्याल अपने जहन से निकाल दे, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। किसका सारा खेल बिगड़ जाएगा? शिल्पा ने फिर अपने होंठ काटे और बोली, तेरे हस्बैंड का, उसके जोड़ीदारों का, और किसका? ओह, मुझे तो यूं लगा था जैसे तू अपने किसी खेल के बिगड़ जाने की फिक्र कर रही हो। पागल हुई है? मेरा कौन सा खेल है जो उस शख्स की गिरफ्तारी से बिगड़ जाएगा? मेरा जो खेल है, शिल्पा ने उसकी जांघ पर चिकोटी काटी, वो तो मैं खेल ही रही हूँ, वो क्या तू बिगड़ने देगी? जैनिस खामोश रही। मुझे एक बात सूझी है, शिल्पा एकाएक बोली। क्या? जब तू कहती है कि उस आदमी के सामने तेरा हस्बैंड और शिंदे बौने दिखाई देते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं उसके सामने, घिघियाते हैं, मस्का मारते हैं उसे राजी रखने के लिए। वही तो, अब उन दोनों को तो कॉल की असलियत जरूर मालूम होगी,
वरना उनमें गठजोड़ ही कैसे होता, वरना वो इतनी सहज स्वाभाविक तौर से छा कैसे गया होता, लीडर कैसे बन गया होता। तू क्या कहना चाहती है मेरी जान? तो उसके बारे में शिंदे से पूछ, जिद करके पूछ, ये धमकी दे के पूछ कि तू उससे रिश्ता तोड़ लेगी। देख लेना, वो तेरे से कुछ नहीं छुपाएगा। लेकिन वो तो गायब है। गायब है? क्या मतलब? वो पूना गया लौटा नहीं है। उसे कल शाम ही लौट आना था, लेकिन वो आज सुबह मेरे यहाँ के लिए रवाना होने तक नहीं लौटा था। और शिल्पा, मैं बयान नहीं कर सकती कि इस बात से मेरे हस्बैंड के और कॉल के कैसे हवास उड़े हुए हैं। कॉल के भी? हाँ, उसके भी। इसका मतलब तो यह हुआ कि उनकी स्कीम में शिंदे का कोई ऐसा रोल है जिसे कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता। हाँ, फिर तो शिंदे न लौटा तो सारी स्कीम धराशायी हो जाएगी, ऐसा ही लगता है। तत्काल शिल्पा के चेहरे पर ऐसी मुर्जनी छाई जो कि छुपाए न छुपी। तुझे क्या हुआ? जैनिस हैरानी से बोली। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है जो। अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ। तो जैनिस आहत भाव से बोली। चिढ़के क्यों बोल रही है? अरे नहीं मेरी रस भरी। तत्काल शिल्पा ने अपने आप को संभाला और उसे अपने साथ लिपटाती हुई बोली, मैं और तेरे से चिढ़के बोलूंगी? मेरी क्या शामत आई है? मैं क्या? अभी जानती है तेरी शक्ल कैसी लग रही थी? कैसी लग रही थी? जैसी उस शख्स की लगती है जिसके घर में डाका पड़ा हो और जिसका सब कुछ लुट गया हो। जैसी उस कुमारी कन्या की लगती है जिसे एकाएक पता लगा हो कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे। अब छोड़ना, तू तो जलील कर रही है मुझे। जैनिस खामोश रही। बहरहाल बात शिंदे की हो रही थी। शिल्पा अपने स्वर को भरसक सहज बनाती हुई बोली, बात शिंदे की ही हो रही थी। शुक्रवार आने में अभी पूरा एक दिन पड़ा है, तब तक जरूर आ जाएगा वो। तूने उससे कभी नहीं पूछा कि स्कीम में उसका क्या रोल था? ना, मुझे कभी सूझा तक नहीं पूछना। ये तो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि शिंदे के हिस्से में कोई ऐसा काम था जो सिर्फ शिंदे ही कर सकता था। ऐसा क्या काम हो सकता है? शिल्पा चिंतित भाव से बड़बड़ाई। मैं अब चलती हूँ। जैनिस एकाएक उठ खड़ी हुई। पागल हुई है? तत्काल शिल्पा उसकी बाँह पकड़कर उसे वापस अपने पहलू में खींचने की कोशिश करने लगी। बोला ना आज नहीं। ठीक है, तेरी मर्जी। पुलिस हेडक्वार्टर में बाबू कामले बोला, पीएन घड़ीवाला की उंगलियों के निशान नहीं हैं। पक्की बात? डोंगरे बोला। हाँ, मैंने खास वहाँ रिकॉर्ड रूम के हवलदार क्लर्क केशव राव भोंसले से खुद पता किया। ओह, ये तंबाकू का पैकेट? अब फेंक इसे कूड़े में। अब इसका क्या करूं मैं? कामले ने पैकेट वाला हाथ वापस खींच लिया। तू अब ये कहानी खत्म कर। अब मुझे वैसे ही मालूम है कि जिसका ये पैकेट है वो सोहल नहीं है। कैसे मालूम है? सोमवार शाम को कोई टैक्सी ड्राइवर इधर फ़ोन लगाया और बोला कि सोहल उसकी टैक्सी में बैठा एयरपोर्ट जा रहा था। मैं साला भौमिक के साथ दर्जन आदमी भेजा, खुद भी दौड़ा गया, पर वो आदमी सोहल ना निकला। वो तो साला वो कॉल निकला जो इधर बार में अपना तंबाकू का पैकेट छोड़ के गया था। वो तो साला सच में ही कोई बड़ा लड़कीबाज था जो इसी चक्कर में शिंदे को ढूंढ रहा था। कमाल है। यानी कि अब मैं उसे ढूंढना बंद करूं? उसे ढूंढना बंद कर, सोहल को नहीं। क्या? कामले ने सहमति में सिर हिलाया। शिंदे की कोई खबर लगी? डोंगरे बोला। नहीं, एक हफ्ते से बंबई में उसे किसी ने नहीं देखा। बहुत लोगों से पता किया, लगता है वो यहाँ से कहीं बाहर चला गया है। सोहल की? उसकी भी कभी नहीं, पर तलाश जारी है। वो तो पता नहीं कब से जारी है। ये आदमी जरूर ही जादूगर है जो लोगों की आंखों के सामने भी होता है तो उन्हें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही है। क्या बकता है? बाप इतने भेदिए हैं हमारे शहर में, कोई एक साला बक के नहीं देता उसकी बाबत कुछ। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ होता कि जवाब दे देते हैं, नहीं मालूम, नहीं देखा, देखेंगा तो बताएंगा। किसी की कोई रुचि ही नहीं मालूम होती उसे पकड़वा कर कंपनी का इनाम और शाबाशी हासिल करने में। किसी इक्के दुक्के की रुचि होती है। डोंगरी बड़बड़ाया। तो वो उल्टा सीधा आदमी थाम लेता है, गलत आदमी पहचान लेता है, जैसे सोमवार को हुआ। बाप, वो इक्का दुक्का भी कोई होली दिवाली पर ही टपकता है, बाकी तो लगता है जैसे सब के सब साले सोहल से मिल गए हों। ये तो तू बहुत बुरी खबर सुना रहा है कामले। अगर यही हाल रहा तो समझ ले कि डोंगरे की सिपा सलारी गई। डोंगरे गया तो तू भी गया, जानता है ना?
जानता है बाप, कामले धीरे से बोला, बखिया साहब के वक्त कंपनी में सिपा सलार की कोई हैसियत होती थी। तब के सिपा सलार दंडवती की, जो तब वैसे ही मेरा बॉस था, जैसे मैं तेरा बॉस हूँ। औहदेदारों के बराबर की हैसियत होती थी। और बखिया साहब, रोड्रिग्वेज साहब, सुलेमान साहब उसे अपने साथ बिठाते थे। अब तो कंपनी की सिपा सलार की हैसियत औहदेदारों के चपरासी जैसी हो गई है। कामले के चेहरे पर हमदर्दी के भाव आए। कितने अफसोस की बात है कि मेरा बॉस मेरे को ये तो जताना चाहता है कि मैं दंडवती जितना काबिल नहीं, लेकिन खुद ये महसूस नहीं करना चाहता कि वो खुद बखिया साहब की परछाई भी नहीं। बखिया साहब अपने सिपा सलार से ऐसे पेश आते थे जैसे गजरे साहब मेरे से पेश आता है। वो क्या अपने सिपा सलार को देखते ही उसको काट खाने को दौड़ते थे? कामले खामोश रहा। कल और आज में मैं साला पेस बॉय की तरह होटल के एक एक कमरे में गया और एक एक मेहमान को खुद चेक किया, पर इधर किधर है सोहल? नहीं है। ये सोहल कंपनी का दुश्मन क्या हुआ, श्याम डोंगरे की सजा हो गया। कामले, कल मैं ओहदेदारों की मीटिंग में गजरे साहब के सामने बहुत बड़ा बोल बोला। मैं सोहल को न तलाश कर पाया तो इस बार मेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। तू चाहता है मेरा बुरा अंजाम हो? अरे नहीं बाप, कामले हड़बड़ाकर बोला, अपुन तो तुम्हेरे को बहुत ऊंचा जाता देखना मांगता है। अपुन तो तुम्हेरे को गजरे साहब का वैसे दाएं वाला या बाएं वाला बना देखना मांगता है, जैसे बिलमोरिया साहब है, पावले साहब हैं। तो फिर कुछ कर कामले, कुछ कर। तू उसकी तलाश में। तभी एकाएक फोन की घंटी बजी। डोंगरे ने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। उसने रिसीवर कान से लगाया तो दूसरी ओर से आती आवाज सुनते ही उसके नेत्र फैलने लगे। आता हूँ, वो बोला। उसने रिसीवर क्रेडल पर पटका और उछलकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? कामले हैरानी से बोला। पता नहीं, पर गजरे साहब बारूद की तरह फट पड़ने को तैयार हैं। बुलाया है, जाके पता चलेगा। डोंगरे अपने ऑफिस से निकला और बगुले की तरह साइड लिफ्ट की ओर दौड़ा। देखो, गजरे क्रोध से थर थर कांपता हुआ बोला, देखो कैसे उस हरामजादे ने मेरे मुंह पर थूका है, कैसे उसने इस्तेमाल शुदा निरोध में रखकर मुझे चिट्ठी भेजी है, पहली वार्निंग भेजी है। वहां उसके सामने उस घड़ी उसके 5 बड़े ओहदेदार मौजूद थे, जबकि डोंगरे वहां पहुंचा। लेकिन बिलमोरिया बोला, ये हरकत हुई कैसे? ये तो हो नहीं सकता कि वो खुद यहाँ आया हो और आपके सिगार के डिब्बे में वो ये। नहीं नहीं, पावले बोला, वो हो या कोई और हो, किसी गैर आदमी का यहाँ दाखिला मुमकिन नहीं। ये काम स्टाफ के किसी आदमी का है। गजरे गरजा। साहब, डोंगरे डरता हुआ बोला, इन मंजिलों पर तो कंपनी के बहुत परखे हुए, बहुत आजमाए हुए, बहुत भरोसे के आदमी लगाए जाते हैं। उसने जरूर किसी ऐसे भरोसे के आदमी को ही फोड़ लिया है, नहीं तो और कैसे? कैसे वो हो सकता है? जो हुआ। ओहदेदारों के सिर सहमति में हिले। मैंने अपने सिगारों का यह डिब्बा पिछली रात 8 बजे आखिरी बार खोला था। डोंगरे, तब से आज सुबह तक जो स्टाफ यहाँ तैनात था उन सबको जमा कर और पूछ ये किसकी करतूत थी। कोई कुछ नहीं बताता तो सबको गोली मार दे। यूं वो हरामी का पिल्ला अपने आप अपनी करतूत की सजा पा जाएगा। डोंगरे ने बेचैनी से पहलू बदला। गजरे साहब, भाई सावंत बोला, यूं तो बहुत बेगुनाह मारे जाएंगे। मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे। जब हमारा निकम्मा सिपा सलार कुछ कर नहीं सकता तो ये ही एक तरीका है जो कर सकता है। पिंगली मीठे स्वर में बोला, क्यों नहीं कर सकता? क्यों डोंगरे, तू स्टाफ में से उस आदमी को नहीं तलाश कर सकता जिसकी ये करतूत है? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। गजरे ने मुंह बिचकाते हुए डोंगरे की नकल उतारी। डोंगरे का चेहरा लाल हो गया। वो बार बार पहलू बदलने लगा। सब हो जाएगा गजरे साहब, पिंगले बोला। पूछताछ में मैं खुद डोंगरे के साथ रहूंगा। आप इत्मीनान रखिए, पता लग जाएगा कि ये करतूत किसकी है। पता लग भी जाएगा तो क्या होगा? उससे वो कुत्ते का पिल्ला तो काबू में नहीं आ जाएगा जिसने ये कराया। वो भी आ जाएगा। पहले पता तो लगे कि सोहल के हाथों पिका कौन है, फिर वो ये भी बकेगा कि उसके पास सोहल से संपर्क का क्या साधन था। क्यों डोंगरे? डोंगरे ने बड़े कृतज्ञ भाव से जल्दी जल्दी सहमति में सिर हिलाया। आखिर कोई तो था जो उस घड़ी वहां उसके खिलाफ नहीं था। हमें यकीनी तौर से मालूम है, गजरे दहाड़ा, कि सोहल बंबई में है। फिर हम क्यों से पकड़ नहीं पा रहे? साहब,
डोंगरे हिम्मत करके बोला, हमारे भेदियों का कहना है कि अक्खी बंबई में उसके हक में हमदर्दी की लहर दौड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोग उसकी बाबत की जानकारी होती भी है तो हमारे आदमियों से छुपा लेते हैं, और तो उन्हें ऐसा करने देता है। जो ऐसा करता है उसे काट के नहीं फेंक देता। डोंगरे ने जोर से थूक निकली। तू? बिलमोरिया अप्रसन्न भाव से बोला, ज्यादा आदमी क्यों नहीं लगाता? ज्यादा आदमी है कहाँ बिलमोरिया साहब? डोंगरे बोला। नहीं है तो पैदा कर, गजरे चिल्लाया। नई भर्ती कर, आदमी बढ़ा और अपने भेदियों में कंपनी के कहर का खौफ पैदा कर। जो कोई भी कंपनी के खिलाफ जाता लगे उसे फौरन जान से मार दे। जो कोई भी कुत्ता कंपनी के नाम से मुंह बिचकाता लगे उसका मुंह तोड़ दे। ऐसे 10-20 लोगों को ऐसे ही बेवजह खल्लास कर दे। उनकी बहन बेटियां उठवा दे ताकि बाकी लोगों को सबक मिले और उन्हें फिर से याद आ जाए कि कंपनी पिलपिला नहीं गई। सोहल का कद कंपनी के कद से ऊंचा नहीं हो गया। डोंगरे के बच्चे और 2 दिन सोहल पता न लगे तो ऐसा कहर ढा बंबई शहर में कि शहर में मौजूद सोहल के हिमायती अपनी बदकिस्मती के लिए सोहल को जिम्मेदार ठहराएं, सोहल को कोसे। तब वो साला तड़प कर खुद ही कोई ऐसा कदम उठाएगा कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन से बिल में छुपा हुआ था। बहुत खूब, किलेकर प्रशंसात्मक स्वर में बोला। बहुत खूब। कर सकेगा? गजरे खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता हुआ बोला। डोंगरे बड़ी कठिनाई से सहमति में सिर हिला पाया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।